हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में एक नया टॉपिक उठाया था, कल की क्लास में उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में, कृषि के संबंध में और उत्तर प्रदेश में पशुपालन का कैसा स्वरूप है, इसकी चर्चा मैंने आपसे कहा था कि मुझको इसके 4-5 पार्ट आएंगे और इसमें मैं आपसे उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन के स्वरूप की चर्चा आपसे करनी है मुझको। तो उसी क्रम में कल मैंने आपको उत्तर प्रदेश की मृदा के संबंधित एक पहला पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने, अगर आपको याद होगा, जहाँ तक मैंने आपसे चर्चा की थी, एक तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि जो भाभर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं थी उसकी चर्चा मैंने आपसे की थी, और उसके बाद जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है, खासकर गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र था, उसकी कुछ मृदाओं की चर्चा आपसे मैंने कर ली थी, जिसमें मैंने आपको जलोढ़ मृदा के संबंध में, जलोढ़ में जो दो उसके वर्ग थे, खादर और बांगर के संबंध में पढ़ाया था। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने काली मृदा की चर्चा आपसे की थी और भूड़ मृदा की चर्चा भी आपसे कर ली थी। तो उसी क्रम में दो मृदाएं जो आपकी खासकर मध्य के मैदानी क्षेत्र की दो मृदाएं थी, एक लवड़ी तथा क्षारीय मृदाएं और एक मरुस्थलीय मृदा, इनकी चर्चा पहले मैं आपसे करूंगा। और उसके बाद जो इसका उत्तर प्रदेश की मृदाओं के संबंध में जो तीसरा भाग था, तो वो था दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं, इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लवड़ी तथा क्षारीय मृदाओं से। इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है, प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने और नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी होने से, लवण युक्त जल से सिंचाई करने से, सिंचाई की अधिकता से, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने व क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। बहुत साधारण शब्दों में आपको समझना है, या चूंकि इसकी किताबी परिभाषा लिखी है, अब मैं इसको बहुत साधारण शब्दों में आपको ये समझा रहा हूँ कि प्रदेश के बांगर मृदा, बांगर पहली चीज तो बांगर मृदा किसको कहते हैं, अगर कल क्लास में मैंने आपको बताया था कि पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा ऐसी जलोढ़ मृदा जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी जब नहीं पहुंच पाता है, उस मृदा को क्या कहते थे, बांगर जलोढ़ मृदा कहते थे। तो वही लवड़ी का क्षारीय मृदा के संबंध में आपको याद रखना है कि उस मृदा का क्षेत्र जो कि बांगर मृदा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भूमि के समतल, वहां की भूमि समतल होगी क्योंकि लगातार वहां पे कृषि की जा रही है, और चूंकि बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उसको खनिज पदार्थों या जैव तत्वों की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि वह समतल हो रही है। जल निकासी की उचित प्रबंधन नहीं, सिंचाई करने के बाद वहां पे जल भरा रह जाता है। उचित प्रबंधन ना होने, नहरों से सिंचाई किए जाने से, क्योंकि नहरों से सिंचाई, जो नदियों से खासकर सिंचाई के लिए नहरें बनाई जाती हैं, जहाँ पे नदियां उपलब्ध नहीं, नदियों का जल जहाँ नहीं पहुंच पाता है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता है। तो यदि यहाँ पे लगातार नहरों से सिंचाई की जाने, वर्षा की कमी, यहाँ पे वर्षा जल की कमी होती है, वह लगातार लवण युक्त जल से सिंचाई के, चूंकि यहाँ पे पानी की कमी होगी, जो आपके बांगर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र की मृदा है, यहाँ पे पानी की कमी होती है क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक। अब चूंकि यहाँ पे नई मिट्टी तो आ नहीं रही बाढ़ के साथ, इसलिए लगातार उसी में सघन कृषि की जा रही, तो लगातार एक ही सतह पे जुताई करने से वहां पे क्षारीय उर्वरक, अब चूंकि जब बाढ़ का पानी नहीं आएगा तो वहां पे जैव उर्वरकों की भी कमी होगी। वो कमी इसलिए होगी क्योंकि खनिज पदार्थ जो कि बाढ़ बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है, खासकर जो खादर क्षेत्र की मिट्टी, मैंने आपको बताया था कि जब बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है उसमें विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ वह लेके आती है। चूंकि यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र की मिट्टी आ नहीं पा रही, इसलिए इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है। इसीलिए जब फसल का उत्पादन हमको अधिक करना है तो इसमें अधिक मात्रा में जैव उर्वरकों का यूज किया जाता है। तो इन सबके लगातार प्रयोग से और अन्य भी कई कारण हैं जिससे लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। जो बांगर क्षेत्र की भूमि है, इन सब विभिन्न कारणों की वजह से उसकी 10% भूमि ऊसर हो चुकी। ऊसर का मतलब ये होता है कि वह अब बंजर हो चुकी है, यानी कि वहां पे अब किसी प्रकार की कृषि नहीं हो सकती है। जो कि प्रदेश के अलीगढ़, अब जो आपकी लवणी तथा क्षारीय मृदा है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चूंकि लवणी व क्षारीय मृदा किसके अंतर्गत आएगी, जो ऊसर भूमि हो चुकी है उसके अंतर्गत इस प्रकार की मृदाएं आती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रदेश के अलीगढ़, कौन सा जनपद आएगा, अलीगढ़ आएगा, मैनपुरी आएगा, कानपुर, फिर आपका उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। सारे जिले नहीं याद करने हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसको देखे रहेंगे तो बाई चांस अगर ऑप्शन में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि लवणी तथा क्षारीय मृदाएं निम्नलिखित में से किस जनपद में नहीं पाई जाती, इसी तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि लवणी तथा क्षारीय मृदा वह मृदा का क्षेत्र है कि जो आपकी बांगर क्षेत्र वाली मृदा है, जो बांगर क्षेत्र की मृदा है, जो बांगर मृदा हो चुकी है, बांगर जलोढ़ मृदा हो चुकी है, तो उसमें चूंकि लगातार वहां पे
एक ही सतह पे जुताई की जा रही है और लगातार उसमें जैव उर्वरकों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, वर्षा जल की वहाँ पे कमी है, नहरों से सिंचाई की जा रही है। इन सब कारणों से वहाँ की 10% भूमि ऊसर हो चुकी है और वही ऊसर भूमि किसके अंतर्गत आती है, लौड़ी तथा क्षारीय मृदा उसी के अंतर्गत आ जाती है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो उसके संबंध में आपको याद रखना है अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज ये ऐसे जिले हैं जहां पर आपकी लौड़ी तथा क्षारीय मृदा या आपको ऊसर मृदा के संबंध में पूछा जाए, इसका विस्तार इन जिलों में पाया जाता है। फिर आपका आता है ऊसर भूमि को रेह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन सकता है कि ऊसर भूमि को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसको रेह कहा जाता है, बंजर तथा कल्लर। ऊसर भूमि को रेह, बंजर तथा कल्लर आदि नामों से भी जाना जाता है और यह दो प्रकार की होती है। तो वही एक लौड़ी ऊसर भूमि होती है तथा दूसरी क्षारीय ऊसर भूमि होती है। जो आपकी जिसकी चर्चा खासकर मुझको आपसे करनी है, लौड़ी मृदा की तथा क्षारीय मृदा की चर्चा करनी है, या किसके अंतर्गत आती है, तो इसके संबंध में याद रखना है कि यह ऊसर भूमि के दो वर्गों के अंतर्गत आती है। कौन कौन से दो वर्ग हैं, आपका लौड़ी ऊसर भूमि तथा क्षारीय ऊसर भूमि। फिर आपको आगे याद रखना है क्षारीय ऊसर भूमि भी दो प्रकार की होती है। क्षारीय ऊसर भूमि जो है, जो क्षारीय ऊसर भूमि होगी वह भी दो प्रकार की होती है, एक रेह युक्त ऊसर और दूसरा रेहहीन ऊसर। रेहहीन कहीं लिखा मिल सकता है और कहीं रेह मुक्त लिखा मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो ऊसर भूमि के दो वर्ग हैं उसमें आपका एक हो जाएगा लौड़ी ऊसर भूमि और दूसरा क्षारीय ऊसर भूमि। और जो आपकी क्षारीय ऊसर भूमि है, तो क्षारीय ऊसर भूमि के भी दो वर्ग हैं, कौन कौन से, रेह युक्त ऊसर तथा रेहहीन ऊसर। फिर आपको क्या याद रखना है, लौड़ी ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम। कहने का मतलब ये भूमि कैसी होती है, यहाँ पे चूंकि साल्ट यानी कि नमक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है विभिन्न तरीके से, जब खासकर नहरों के पानी से सिंचाई होती है, वर्षा जल की कमी रहती है और जैव उर्वरकों का लगातार प्रयोग किया जाता है, इससे जो इसकी सतह होती है, जो इसकी ऊपरी सतह होती है, उस पे साल्ट यानी कि नमक का जमाव हो जाता है, इसीलिए इसको लौड़ी भूमि कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि इसमें किस तरीके अधिकांश सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट व कैल्शियम के बने हुए होते हैं। जो इसमें साल्ट पाया जाता है, जो लवण पाया जाता है, वह अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट व कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि की ऊपरी सतह पर, जो कि भूमि की ऊपरी सतह होती है, उस पर एक सफेद रंग की परत बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सफेद रंग की परत बना देते हैं और इसी सफेद रंग की परत के रूप में इस साल्ट यानी कि इस लवण को इस पे देखा जा सकता है। और इनका पीएच 8.5 से कम होता है। अब ये पीएच शब्द आ गया, इनका पीएच 8.5 से कम होता है। तो इस पीएच के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि अगर साइंस में आपने देखा होगा तो आपको ये याद रखना कि पीएच का पहली चीज फुल फॉर्म आपसे कहीं पूछ लिया जाता है, चूंकि यहाँ पे आ गया तो मैं इसकी चर्चा आपसे ये ले रहा हूँ। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और जो खासकर हमारे पदार्थ कैसे हैं, अम्लीय है या क्षारीय है, अम्लीय है या क्षारीय है, इस चीज की जानकारी के लिए किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल एक बनाई गई। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल जिसका आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा पीएच स्केल बनाई गई थी, सोरेनसन के द्वारा। और इस पे जो है 0 से 7 तक, यहाँ पे बीच में 7 होता है और इधर आगे 14 तक, या आगे जो भी। तो आपको ये याद रखना है कि जो 0 से 7 के बीच, जिसका मान 0 से 7 के बीच में आता है, वह कैसा पदार्थ होता है, वह अम्लीय पदार्थ होता है। कैसा होता है, अम्लीय पदार्थ होता है। और 7 से ऊपर जिसका मान आता है, 7 से 14 के बीच में, वह कैसा होता है, क्षारीय। तो अम्ल और क्षार के संबंध में आपको याद रखना है, जो पीएच स्केल किसके द्वारा बनाएगी, सोरेनसन के द्वारा बनाएगी। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, हमको यह जानकारी मतलब वस्तु की इस बात की जानकारी का पता लगाने के लिए कि यह वस्तु कैसी अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए इस पीएच स्केल का यूज किया जाता है। जो भी वस्तु 7 पे आएगी, जो बीच में आती है, जिसका मान 7 होता है, वह उदासीन होती है, ना तो वह अम्लीय होती है, ना तो वह क्षारीय होती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, पानी जो है उदासीन प्रकृति का है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो आपकी लौड़ी ऊसर भूमि होती है, इसका पीएच 8.5 से कम होता है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि आप देख सकते हैं 8.5 से कम होता है, तो आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि मान लो यदि यह 7 से और आपका 8.5 के बीच में कहीं पे होगी, तब तो यह क्षारीय हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 8.5 इसलिए लिया गया है क्योंकि जो आपकी क्षारीय मृदा है, जो आपकी क्षारीय ऊसर मृदा है, उसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। और इसका पीएच मान 8.5 से कम इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी तुलना उस क्षारीय ऊसर भूमि से की जा रही। आपको इसके संबंध में याद रखना है कि लौड़ी जो
भूमि है, लवणीय ऊसर भूमि है, इसका जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होता है। फिर आपका आता है रेह युक्त क्षारीय ऊसर। अब क्षारीय ऊसर के संबंध में आपसे जिक्र कर लेता हूँ कि क्षारीय ऊसर भूमि जिसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऊसर भूमि में कौन सी ऐसी मृदा होती है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना कि रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि, कौन से रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि जिसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है, की सतह पर सोडियम लवणों के कारण काली होती है। आपको क्या याद रखना कि जो आपकी लवणीय ऊसर भूमि है इसकी परत कैसी होती है, इसकी परत सफेद रंग की होती है, जबकि यदि बात क्षारीय ऊसर रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि की जाएगी तो इसकी जो ऊपरी परत होती है किस रंग की होती है, यह काले रंग की होती है और इसका पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका क्या 8.5 से अधिक होता है। वही इसी की तुलना में यहाँ पे लवणीय ऊसर भूमि को 8.5 से कम लिखा गया। तो इसका पीएच कितना होता है, डायरेक्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि जो आपकी लवणीय ऊसर भूमि होती है इसका पीएच मान कितना होता है, तब आपको याद रखना है। ऑप्शन में अगर आपको 8.5 से कम मिल रहा है तो आपको फ्रेंड्स सारी क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बीच में चूंकि मेरी माइक बंद हो गई थी इसलिए वॉइस रिकॉर्ड आधी क्लास की नहीं हो पाई थी। तो फिर से मैं आपसे एक बार वहीं से आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवणीय ऊसर भूमि का पीएच मान यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि रेह युक्त जो क्षारीय भूमि है इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच मान कितना होता है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जो लवणीय ऊसर भूमि होगी उसका पीएच मान 8.5 से कम, 8.5 से कम भी आपका ऑप्शन में आ सकता है लिख के, या तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो उसमें आपको याद रखना जो भी ऑप्शन आपको 7 से कम मिल जाए वह आपका लवणीय ऊसर भूमि का पीएच मान होगा। और जो आपकी क्षारीय ऊसर भूमि है इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। तब इसी क्रम में अब मुझको आपसे चर्चा करनी है मरुस्थलीय मृदा की। तो मरुस्थलीय मृदा के संबंध में क्या याद रखना है कि यह मृदा मुख्यतः इसके संबंध में क्या याद रखना है कि यह मृदा शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जो काफी गर्म क्षेत्र हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्मी के साथ साथ नमी भी बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। अगर मुख्यतः इसकी भारत में मुख्यतः इसके विषय में बात की जाए तो यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों, खासकर जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले जिसमें आपका मथुरा शामिल है, आगरा शामिल, अलीगढ़ शामिल है, तो इसमें जो मथुरा और आगरा है क्योंकि इसकी सीमा आपकी राजस्थान से टच करती है और राजस्थान में थार का मरुस्थल है, तो इसी कारण से जो आपका मथुरा, आगरा और साथ साथ अलीगढ़ का क्षेत्र है वहां पे उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणत हो जाती हैं। ये किताबी भाषा है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा ताप होता है, इस कारण से जो वहाँ की चट्टानें हैं वह छोटे छोटे बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे इस मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय मृदा में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना लवण यानी कि साल्ट और साथ साथ फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जीवाश्म यानी कि जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसमें किस चीज की अधिकता होगी, एक आपका साल्ट यानी कि लवण और साथ साथ फास्फोरस की अधिकता होगी। जबकि आपसे मरुस्थलीय मृदा में कमी के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाए इसमें कौन से तत्वों की कमी पाई जाएगी, तब आपको याद रखना है इसमें जीवाश्म के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी होती है। और सिंचाई के द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती की जाती है, क्योंकि कृषि के लिए यहाँ पे विषम परिस्थिति होती है। जो दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्रीय भी मृदा है, नीचे पढ़ेंगे वहां भी, और साथ साथ जो मरुस्थलीय मृदा है यहाँ भी कृषि के लिए विषम परिस्थितियां हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जो आपकी मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा है यहाँ पे कुछ मात्रा में मोटे अनाज जिसमें आपका ज्वार शामिल है, बाजरा शामिल है, इस तरीके के अनाजों की खेती यहाँ पे की जाती है। तो यह आपकी जो खासकर मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं थी, जिसके संबंध में कुछ मृदाओं के संबंध में मैंने कल आपसे चर्चा कर ली थी, जो बची हुई थी तो खासकर लवणीय तथा क्षारीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा मैंने आपसे कर ली है और अब इसके बाहर प्रश्न एग्जामिनर आपके लिए नहीं बना पाएगा। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं की। अब जो दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र है इसकी मृदाओं के संबंध में क्या याद रखना है, इसमें खासकर जो नीचे वाला क्षेत्र जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सोनभद्र मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र जहाँ पे खासकर आपका विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र की मृदाओं के संबंध में मुझको आपसे चर्चा करनी। तो इसमें क्या है, प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। आपको सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाएगा जो आपकी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की चट्टानें हैं वह किस युग की है, आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं चट्टानों के टूटने
और अनेक भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण जो आपकी प्री कैम्बियम युग की चट्टानें हैं इनके टूटने की वजह से और अन्य जो आपके भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन है इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ। तो दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण कैसे हुआ है, जो आप चूंकि यहाँ पे प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य पाया जाता है, तो इन चट्टानों के टूटने फूटने की वजह से साथ साथ इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन जैविक परिवर्तन के परिणाम के स्वरूप इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। फिर आपका आता है इस क्षेत्र में ललितपुर, जो आपकी खासकर दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं इनका विस्तार किन क्षेत्रों में है। आपको याद रखना है कि ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट ये 7 ऐसे जिले हैं जो बुंदेलखंडी जिलों के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड में कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा। ये ऐसे 7 जिले हैं जो आपके किसमें शामिल हैं? बुंदेलखंडी क्षेत्र में शामिल हैं। और इन बुंदेलखंड के 7 जिले, उसके साथ साथ दक्षिणी प्रयागराज, फिर आपका मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले का कुछ क्षेत्र में आपका दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण की जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं इनका विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपको सीधे याद रखना बुंदेलखंड के 7 जिले कौन कौन से? हमीरपुर, जालौन, बांदा, आपको याद रखना ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और उसके साथ साथ महोबा, ये 7 जिले। और इन 7 जिलों बुंदेलखंडी 7 जिलों के अतिरिक्त दक्षिणी प्रयागराज आपका आ जाएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र आ जाएगा और उसके साथ साथ चंदौली जिले का भी कुछ क्षेत्र में आपके दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। फिर आपका है सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है। जो आपकी दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा है सामान्य तौर पर इसको बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है, लेकिन अन्य कई प्रकार की मृदाएं भी यहाँ पाई जाती हैं जिनकी चर्चा हमको इसके अंतर्गत करनी है। लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ साथ यहाँ अन्य कई मृदाएं भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लाल मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा के संबंध में चर्चा करेंगे। परवा, जिसका दूसरा नाम पड़वा मृदा होता है, वह भी पाई जाती है। मार या माण मृदा पाई जाती है। इसके अलावा भूंटा मृदा पाई जाती है और राकर या जिसका दूसरा नाम राकड़ होता है। इस तरीके की अन्य मृदाएं भी आपके दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सामान्यतः और मुख्य तौर पर यहाँ पे किस प्रकार की मृदा के अंतर्गत आएगी? बुंदेलखंडी मृदा इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा लाल मृदा के संबंध में। यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि जो लाल मृदा है उसका उत्तर प्रदेश में विस्तार किन किन जनपदों में है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि दक्षिणी प्रयागराज में, उसके साथ साथ आपका झांसी में, मिर्जापुर, सोनभद्र में व चंदौली क्षेत्र का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पे लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको याद रखना है कि इस मृदा का निर्माण बिंद श्रेणी की जो बालू में लाल चट्टानें हैं उनके टूटने से इस लाल मृदा का निर्माण हुआ है। और चूंकि इस मृदा का नाम ही लाल मृदा है तो इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। फिर आपका आता है कि इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है इनमें खासकर किन पदार्थों की कमी पाई जाती है, तो आपको क्या याद रखना है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा चूना और अन्य जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, तो ये तो होगा कमी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अधिकता किस तत्व की पाई जाती है, तो आपको याद रखना है इसमें लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। जो आपकी लाल मृदा है इसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी? लौह अंश की अधिकता पाई जाती है और इसी कारण से यहाँ पे दलहन व तिलहन की खेती की जाती है। जो आपकी लाल मृदा है इसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी? लौह अंश की अधिकता पाई जाएगी। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट ही बनेगा कि लाल मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, चूने की और उसके साथ साथ अन्य जैव तत्वों की कमी भी पाई जाती है। खेती किसकी होती है? दलहन और तिलहन की खेती यहाँ पे की जाती है। फिर आपका आता है परवा मृदा। इस मृदा को, जो परवा मृदा है, इस मृदा को कहीं की पड़वा मृदा कहा जाता है और कहीं की पड़ुआ मृदा भी कहा जाता है। तो परवा, पड़वा या पड़ुआ मृदा ये तीनों एक ही मृदाएं हैं। और जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्र में, आपको क्या याद रखना कि इस मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना कि हमीरपुर, जालौन के साथ साथ यमुना नदी का क्षेत्र और विशेषकर बीहड़ वाला जो क्षेत्र होता है, जो खासकर बीहड़ वाला क्षेत्र है, वहां पे इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इसके रंग के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यह हल्के लाल या भूरे रंग की मृदा होती है। अब अगर मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कराने का प्रयास करूं तो जो मैंने आपको लवणी ऊसर मृदा के संबंध में बताया था, तो इसकी परत कैसी होती है? सफेद रंग की होती है। फिर आपका जो क्षारी मृदा था, तो क्षारी ऊसर मृदा की परत काले रंग की थी। फिर आपका जो लाल मृदा थी वह लाल रंग की हो गई।
फिर आपका जो ये परवा या पड़वा मृदा आती है, अगर इसके रंग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई मृदा होती है। कैसी? हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा होती है। इसमें जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, जो आपकी खासकर आपको याद रखना है दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं, यहाँ पे लगभग समस्त मृदाओं में जैव तत्वों की कमी पाई जाएगी और यह कृषि के लिए काफी यहाँ पे विषम परिस्थितियां होती हैं। तो चूंकि यहाँ पे जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ज्वार जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, ज्वार जो कि खरीफ की फसल और मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, और उसके साथ साथ चना जो कि रबी की फसल है, इनकी खेती की जाती है। तो लाल मृदा में आपकी जो परवा या पड़वा मृदा है, यहाँ पे चूंकि जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, इस कारण से यहाँ पे ज्वार जो कि खरीफ की फसल है और चना जो कि रबी की फसल है, इनकी खेती की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपका आता है मार या माड़ मृदा। तो मार या माड़ मृदा, इसको कहीं मार भी लिखा जा सकता है और कहीं माड़ मृदा के रूप में भी इसका नाम सामने आ सकता है। तो इसके संबंध में क्या याद रखना है कि यह मृतिका मृदा है जिसका रंग काली या रेगुर मृदा के समान चिकना व काला होता है। जो मार या माड़ मृदा है, यह आपकी काली मृदा के समान होती है। काली मृदा के संबंध में कल मैंने आपको बताया था कि काली मृदा जिसका रंग काला होता है, इसके अन्य नाम के संबंध में इसका एक नाम रेगुर होता है, इसको कहीं करेल मृदा कहा जाता है और कहीं कहीं इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो जो है मार या माड़ मृदा है, जिसका रंग काली रेगुर मृदा के समान होता है, साथ साथ यह उसी के समान चिकनी होती है और इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो आपकी मार या माड़ मृदा है, इसमें जल की मात्रा कम होती है, लेकिन इसके संबंध में एक प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था कि थोड़े से जल को पाने के बाद कौन सी ऐसी मृदा है जो गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। तब आपको याद रखना है, जो मार या माड़ मृदा है, जब इसमें थोड़ा जल मिल जाता है, थोड़ा जल पाने के उपरांत यह गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। तो बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसमें जल बहुत कम मात्रा में होता है, तो जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। यह मृदा कृषि कार्य के लिए कठिन होती है। सब मृदाओं में यह बात कॉमन है कि कृषि कार्य के लिए यहाँ पे परिस्थितियां विषम होती हैं, इसलिए यहाँ पे कृषि करना आसान नहीं होता है। कृषि कार्य के लिए यह मृदा कठिन होती है तथा अल्प अवधि वाली कुछ फसलें उगाई जाती हैं। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो ज्यादा समय नहीं लेती, बल्कि अल्प यानी कि कम समय की फसलें होती हैं, उनका उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। और इसके साथ साथ इस मृदा का विस्तार कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना, मार या माड़ मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में। अगर इसके रंग की बात की जाए तो यह काली रंग की मृदा होती है, थोड़ा सा जल मिलने पर यह गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। फिर लास्ट में आपका आता है राकर या राकड़ मृदा। तो यह लाल भूरे, अब ये राकर को कहीं राकड़ भी लिखा मिल सकता है। यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा। अब इसका रंग कैसा है? इसका रंग लाल या भूरा होता है। लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है, जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। अब ढालों से स्पष्ट ये बात हो गई कि यह पहाड़ी अथवा पठारी क्षेत्रों में ही पाई जाएगी, क्योंकि वहीं पे ढालनुमा संरचना होती है, पाई जाती है। मोटी राकर और पतली राकर के रूप में इसके दो वर्ग हैं। जो राकर मृदा आपकी है, इसको दो वर्गों में बांटा गया, एक मोटी राकर और एक पतली राकर। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। सभी में यह बात कॉमन है कि यहाँ पे जैव तत्वों की कमी पाई जाती है तथा खाद के प्रयोग से, चूंकि यहाँ पे जैव तत्वों की कमी पाई जा रही है, इसलिए अत्यधिक खाद और उर्वरकों के प्रयोग से यहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो वही बात लिखी कि खाद के प्रयोग से इसमें कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। सामान्यतः इस मृदा में तिल, जो आपकी राकर या राकड़ मृदा है, सामान्यतः इसमें तिल जो कि खरीफ की फसल है और उसके साथ साथ चना जो कि रबी की फसल है, इनका उत्पादन किया जाता है। तो यह आपकी थी दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं, जिसके संबंध में काफी विस्तृत चर्चा मैंने आपसे कर ली है। और अगर आपको इतना तैयार होगा, चूंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं, जो भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी थी मैंने सबको शामिल किया और सबकी संपूर्ण चर्चा आपसे मैंने की है। तो इस दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा में एक मृदा भी बची हुई है, भोंटा मृदा, क्योंकि अभी तक जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने उसको आज नहीं शामिल किया है। तो अगली क्लास में अब मैं आपसे भोंटा मृदा की चर्चा मुझको करनी है और उसके साथ साथ मृदा अपरदन का एक टॉपिक है। तो मृदा अपरदन की आपसे हमको चर्चा करनी है, जिसमें मृदा का जलीय अपरदन, वायु अपरदन, इन सब चीजों की चर्चा करनी है। तो अगली क्लास में जो इसका एक भाग बचा हुआ उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा, फिर मृदा अपरदन की चर्चा करूंगा, और अगर उसमें कुछ समय बच जाता है तो साथ साथ मैं कृषि के संबंधित जानकारी को कल की क्लास में शामिल करूंगा, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ कृषि एवं पशुपालन के संबंध में भी हमको अपने इन 5-6 क्लासों में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी है, जो कि हमारी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। और खासकर उत्तर प्रदेश जीएस से
जितनी भी क्लासें मैंने ली और जो भी मैं ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जीएस की, उसको संपूर्ण ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर से पढ़ते हुए निकल रहा हूँ, उसमें जो भी विस्तृत जानकारी है और आपकी परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे गए, उस समस्त जानकारी को मैं अपनी क्लास में शामिल करता हूँ। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।